नमस्कार। हनुमानगढ़ राजस्थान से मैं आनंद जैन आप सभी का श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, जहां हम विज्ञान, इंजीनियरिंग और शिल्पकला के विषयों पे रुचि बढ़ाने और विषय समझ को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आज हमारी प्लेलिस्ट ग्रीन बिल्डिंग हरित भवनों के प्लेलिस्ट में जानते हैं एक हरित निर्माण परियोजना के लिए स्थल का चयन, राइट साइट सिलेक्शन किस तरह से किया जाता है और समझते हैं साइट सिलेक्शन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव है, उसके सामुदायिक जुड़ाव के विषय क्या हैं, ऊर्जा दक्षता को किस तरह से एक निर्माण स्थल प्रभावित करता है। साथ ही साथ समझेंगे अन्य आधारभूत संरचनाएं, तूफानी वर्षा जल के नियंत्रण, तापदीप प्रभाव, ये सभी कारक एक स्थल के चयन को किस तरह से प्रभावित करते हैं। इसी लर्निंग वीडियो का इंग्लिश एडिशन इज ऑल्सो अवेलेबल एंड यू कैन चेक दैट इन डिस्क्रिप्शन। एक हरित निर्माण परियोजना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत और समावेशी विकास का उदाहरण होती है, जिसके पर्यावरण पर दुष्प्रभाव कम होते हैं और वो अपने रहनवासियों की स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए विशेष व्यवस्थाएं करती है। ऐसी ही एक हरित निर्माण परियोजना या भवन के निर्माण के लिए जो विकल्प उपलब्ध हैं, उनमें से सबसे उचित और उपयुक्त स्थान का चयन करना साइट सिलेक्शन कहलाता है। एक साइट सिलेक्शन, सही निर्माण स्थल का चयन किसी भी परियोजना या भवन की सफलता और स्थिरता को निर्धारित करता है। चयन ही निर्माण परियोजना के पर्यावरण और हमारे मानव समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, इन्हें निर्धारित करता है। एक अच्छी तरह से चुनी गई साइट भवन के अभिविन्यास, ओरिएंटेशन, आकार, साइज, आकृति, शेप, सामग्री, क्या पदार्थों का चयन होगा और संपूर्ण रूप से, समग्र रूप से भवन क्या कार्य क्षमताएं अर्जित करेगा, उसे निर्धारित करता है। तो किसी भी भवन निर्माण परियोजना में उपयुक्त और उचित स्थल का चयन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक हरित भवन या हरित परियोजना के लिए उचित स्थल साइट का चयन निर्धारित करेगा कि परियोजना में निर्मित भवन की आकृति और आकार क्या होगा, खुले स्थान कहाँ और कितने रखने हैं, भविष्य में विस्तार की क्या गुंजाइश होगी, और अगर ये परियोजना या भवन कोई व्यावसायिक या संस्थानिक योजना है तो हमें आवश्यक पार्किंग स्थान कहाँ और कितना चाहिएगा। ये सारी जो आवश्यकताएं हैं भवन की, वो एक साइट के चयन के बाद परिभाषित होती है, निर्धारित हो जाती है। विभिन्न स्थानों के लिए जो हमें भूमि का आकार चाहिएगा, उन सब का योग करके हम परियोजना या भवन के लिए कुल कितनी भूमि की आवश्यकता चयनित स्थल पर चाहिएगी, वो निर्धारित कर सकते हैं। और ये सब निर्धारण निर्भर करेगा जो हमारे भवन निर्माण के नियम हैं, कायदे कानून हैं, बिल्डिंग बाइलॉज है, वो फर्श और क्षेत्र का फ्लोर एरिया रेशो क्या डिफाइन करते हैं, ग्राउंड पे कवरेज कितनी ली जा सकती है, भवन की ऊंचाई की क्या सीमाएं हैं, अलग अलग स्थितियों पे सेटबैक क्या रखने हैं, और ये सब परियोजना की प्रकृति और जिस स्थान पर यह परियोजना निर्धारित की गई है वहां के स्थानीय भवन नियंत्रण नियमों के अधीन निर्धारित होगा। एक प्रभावी भवन निर्माण के स्थल का चयन एक बहुत जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसमें भवन के साथ पर्यावरण के प्रभाव, समुदाय पे असर, सभी प्रकार के बुनियादी ढांचे के जो कारक हैं उनकी गहरी समझ, और हरित भवन में ऊर्जा दक्षताएं, तूफानी वर्षा के संरक्षण और नियंत्रण के उपाय, आंतरिक हवा की गुणवत्ता सुधारने की व्यवस्थाएं, इन सब बातों का भी हमें ध्यान देना होता है। आज के इस लर्निंग वीडियो में एक हरित भवन परियोजना के लिए स्थल के चयन, साइट सिलेक्शन में क्या कारक महत्वपूर्ण होते हैं, उन सभी का हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। शुरू करते हैं साइट सिलेक्शन को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन। एक हरित भवन या परियोजना के लिए उसके पर्यावरणीय प्रभाव सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। एक हरित भवन या परियोजना के लिए उचित स्थल के चयन करते समय उसके सभी पर्यावरणीय एनवायरमेंटल जो प्रभाव हैं उनका गहन मूल्यांकन किया जाना जरूरी है। भवन के निर्माण के दौरान और बाद में उसके संचालन के दौरान भवन क्या ऊर्जा, जल और दूसरी निर्माण सामग्रियों का प्रयोग करेगा, उसका मूल्यांकन किया जाता है, और इन सभी रिसोर्सेज के संरक्षण और बचत के लिए स्थल की स्थितियां अनुकूल होनी चाहिए। साथ ही साथ भवन निर्माण और बाद में संचालन के दौरान क्या प्रदूषक हवा, जल या अन्य ठोस रूप में उत्सर्जित करेगी, दूसरे उत्सर्जन क्या रहेंगे भवन में, उन सब का भी मूल्यांकन किया जाता है और इस आधार पर
उपलब्ध सभी स्थल विकल्पों में से सबसे उचित विकल्प जो पर्यावरण पर दुष्प्रभाव न्यूनतम रखता हो, जो संसाधनों में बचत करता हो, उसका चयन किया जाता है। हरित भवन के स्थल चयन में संवेदनशील जो पारिस्थितिकी तंत्र है, सेंसिटिव इकोसिस्टम्स है, जो संरक्षित आर्द्र भूमि है, कंजर्व्ड वेटलैंड्स हैं, या लुप्तप्राय प्रजातियों के रहन स्थल हैं, उन सब को बचाया जाता है। भवन निर्माण के लिए स्थल का चयन करते समय पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों को नियंत्रित करने वाले जो नियम हैं और जो स्थानीय भवन निर्माण के उपनियम हैं, उनका भी पूरा ध्यान रखा जाता है। एक हरित भवन परियोजना पर्यावरण की दृष्टि से अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए पहले से अविकसित जो हरित भूमियां हैं, ग्रीन फील्ड्स हैं, उनके इस्तेमाल को हतोत्साहित करती है, ताकि भवन निर्माण की योजना से हमारे पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी सिस्टम पर दुष्प्रभावों को कम रखा जा सके। एक हरित परियोजना के लिए चयनित स्थल आधुनिक स्मार्ट जो लोक परिवहन के साधन हैं, उनसे संपन्न विकल्पों को पसंद करता है। एक हरित भवन में तूफानी पानी के बहाव को नियंत्रित करने की व्यवस्थाएं होंगी। इसके अलावा मिट्टी के कटाव, प्रकाश से संबंधित प्रदूषण, जो हीट आइसलैंड इफेक्ट है, तापदीप प्रभाव है, और निर्माण संबंधी दूसरे जो पर्यावरण प्रभाव और प्रदूषण होते हैं, उनको भी नियंत्रित करने का लक्ष्य रखा जाता है। भवन या परियोजना के निर्माण के लिए स्थल का चयन करते समय सामुदायिक जुड़ाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक नई निर्माण परियोजना को आसपास के दूसरे समुदाय से लाभ होना चाहिए और निर्माण परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान आसपास का समुदाय उससे लाभान्वित भी होना चाहिए। अगर हम एक नए निर्माण स्थल को मौजूदा शहरी क्षेत्रों के नजदीक या अस्पताल, पूजा स्थल, शॉपिंग सेंटर, मॉल, रेस्तरां, पार्क और सार्वजनिक परिवहन जैसी सुविधाओं तक आसान पहुंच वाले स्थान पर अगर बनाएं, तो ऐसा स्थल बेहतर सामुदायिक जुड़ाव के कारण चयन विकल्पों में प्राथमिकता पाना चाहिए। जो सार्वजनिक परिवहन के साधन हैं या दूसरे सामुदायिक केंद्र हैं, उन तक फुटपाथ या सड़कों के माध्यम से पैदल चलकर पहुंचने की योजना को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि हरित निर्माण परियोजना और नजदीक का जो समुदाय है उसके बीच में एक सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाया जा सके। हरित भवन या परियोजना के निर्माण स्थल से बाहर का या बाहर से परियोजना स्थल की तरफ का दृश्य भी मूल्यवान है। भवन से निर्माण स्थल से पड़ोस में झील, जल निकायों, पहाड़ियों, बगीचों, जैव विविधता वाले क्षेत्रों, जंगलों आदि को देखने वाले अच्छे दृश्य से निर्माण स्थल मूल्यवान हो जाएगा। वहीं अगर भवन से बाहर के दृश्य खराब दिखते हों, कुछ ऐसे प्रत्यक्ष क्षेत्र हों जहां पे कचरा या दूषित वस्तुओं का निकास किया जा रहा है, मलिन बस्तियां हो, औद्योगिक क्षेत्रों का प्रदूषण हो या दूसरे कोई प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र नजदीक में दिखते हों, तो वो निर्माण स्थल की सामुदायिक जुड़ाव को कमजोर बनाएंगे। एक हरित भवन या परियोजना का जो विकास होता है, वो पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण पर दुष्प्रभावों को सीमित रखे, ये भी जरूरी है। इसीलिए हम हरित भवनों या परियोजनाओं के लिए जब स्थल का चयन करते हैं, तो जो पहले से उपयोग में ली गई भूमि है, उनको पुनः उपयोग करके मौजूदा संरचनाओं को पुनः इस्तेमाल करने के उद्देश्य से अगर हम नए भवन या परियोजना का निर्माण करें तो वो बेहतर होगा। हम इससे जो ग्रीनफील्ड एरियाज हैं, उन पर हमारे निर्माण कार्यों के प्रभावों को कम रख सकते हैं और इस तरह की पहले से विकसित भूमियों के ही बेहतर उपयोग से ब्राउनफील्ड संरचनाओं का उपयोग किसी हरित भवन के स्थल के लिए करना चाहिए। चाहे भवन के निर्माण का कार्य हो या किसी पुराने निर्माण संरचना को विध्वंस करने की गतिविधियां हो, उन्हें एक सुरक्षित घेरे में ले लेना चाहिए। इस तरह से निर्माण गतिविधियों से पड़ोस के पर्यावरण पर दुष्परिणाम कम आएंगे और परियोजना के पारिस्थितिकी पदचिन्ह भी कम रहेंगे। पड़ोस का जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है, वो भी सुरक्षित रहेगा। सार्वजनिक और निजी परिवहन की अच्छी पहुंच भी एक हरित भवन परियोजना के स्थल चयन के लिए महत्वपूर्ण है। एक ऐसी परियोजना स्थल जो सभी तरह के परिवहन साधनों से अच्छी तरह से जुड़ी हुई हो, तो वो बेहतर मानी जाती है। जो भी संभावित हमारा परियोजना स्थल है, उससे नजदीक के दूसरे आवासीय, वाणिज्य और संस्थागत क्षेत्रों तक परिवहन के साधनों से पहुंच सहज होनी चाहिए। यदि परियोजना स्थल से पैदल चलकर हम सार्वजनिक परिवहन के केंद्र जैसे
सबवे स्टेशन हो गए, लोकल ट्रेन के स्टेशंस हो गए, बस का टर्मिनल हो गया, तो ये परियोजना की उपयोगिता को लाभप्रद बना देते हैं। अगर हम कोई व्यावसायिक या संस्थागत परियोजना का स्थल चयन कर रहे हैं तो उसे वर्तमान उपलब्ध ट्रैफिक के नजदीक होना चाहिए, और ट्रैफिक से अगर हल्का वहां शोर का स्तर भी अधिक हो तो उसे कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। वहीं आवासीय स्थल को सघन ट्रैफिक के शोर शराबों से सुरक्षित दूर भी प्रस्तावित किया जा सकता है। एक हरित भवन या परियोजना को ऊर्जा दक्ष होना चाहिए और इसमें उचित निर्माण स्थल का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। एक हरित भवन या परियोजना के लिए उचित स्थल का चयन होने के बाद हम पैसिव डिजाइन से, निष्क्रिय प्राकृतिक विधियों से प्राकृतिक प्रकाश का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक रूप से हवा के आर पार संचरण को बढ़ा सकते हैं, जिनसे कृत्रिम साधनों से प्रकाश और वायु संचरण हेतु प्रयास कम लगेंगे। एक भवन योजना में एक बेहतर ऊर्जा दक्ष निर्माण स्थल के लिए अनियमित प्रकार की आकृति, उबड़ खाबड़ अलग अलग तलों पे विन्यास या गहरी, संकीर्ण और लंबी भूमि स्थलों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें सही तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से निष्क्रिय डिजाइन का इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है। हमें भवन का विन्यास बनाते समय निर्माण स्थल पर हवा की दिशाओं का भी मूल्यांकन करना चाहिए, ताकि हम प्राकृतिक हवा के आवागमन को रहनवासियों के सुख सुविधा हेतु अनुकूलित कर सकें और प्राकृतिक हवा का इष्टतम उपयोग हो सके। हमें हवा के संचार को इस तरह से भी अध्ययन करना चाहिए ताकि सर्दियों में ठंडी हवा के प्रतिकूल प्रभावों से बचा जा सके। नजदीक में कहीं भी औद्योगिक और अन्य प्रकार के अगर प्रदूषकों का प्रभाव है तो उन्हें भी हवा के संचरण के साथ रहनवासियों में प्रतिकूल प्रभाव नहीं आए, इस हेतु हवा के संचरण का मूल्यांकन करना चाहिए। एक भवन के समीप पेड़, दूसरी संरचनाएं, किसी तरह की रुकावट हवा के वेग और सूरज की गर्मी को रोक सकती हैं और इनके इस्तेमाल से हम भवन के कार्य व्यवहार को अधिक ऊर्जा दक्ष बना सकते हैं। एक हरित भवन या हरित परियोजना के लिए स्थल का चुनाव करते समय भवन का सही विन्यास कैसा रखना है वो सूर्य के परिभ्रमण पर भी निर्भर करता है। एक सूर्य गर्मियों में, समर में पूर्व से पश्चिम की तरफ एक ऊंचे कोण के साथ गति करता है। ऐसी स्थितियों में भवन के उत्तर दिशा में अगर प्रकाश प्राप्ति हेतु व्यवस्थाएं की गई होगी तो हमें बिना चौंध के और गर्मी के सूर्य का प्राकृतिक प्रकाश प्राप्त हो सकता है। वहीं सर्दियों में सूर्य की गति एक छोटे कोण के साथ पूर्व से पश्चिम की तरफ होती है तो वो दक्षिण दिशा में अधिक मात्रा में प्रकाश विकिरणों को आपतित करेगा और वो पैसिव हीटिंग का भी काम कर सकती है। खिड़कियों के विन्यास को थोड़ा तिरछा या ऊपर कोई शेड लगाने से हम सूर्य विकिरणों की चोंध से भी बच सकते हैं। वहीं जो पूर्व और पश्चिम में भवन के भाग होते हैं वो एक तीव्र सोलर रेडिएशन छोटे कोण पे प्राप्त करेंगे। पूर्व दिशा में शुरुआती सुबह के समय काल में और पश्चिम दिशा में साय को सूरज के ढलते समय। तो ऐसी स्थिति में गर्म क्षेत्रों में पश्चिम या दक्षिण की तरफ मुख वाले जो स्थल होते हैं उनमें सूर्य की गर्मी अधिक प्राप्त होगी और वो एक रहनवासियों के लिए प्रतिकूल प्रभाव पैदा करेगी। तो ऐसे गर्म क्षेत्रों में उत्तर पूर्व दिशा को मुंह करती हुई भवन ज्यादा बेहतर रहेंगे। वहीं मिश्रित जलवायु वाले क्षेत्र में दक्षिण या दक्षिण पूर्व विन्यास अच्छा रहेगा। एक हरित भवन में वातानुकूलन के लिए जो एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं वो उच्च तकनीक और अधिक ऊर्जा दक्षता के होते हैं। जो बाहर कंडेंसर लगता है या सेंट्रलाइज्ड एयर कूलिंग में कूलिंग टावर होते हैं, ऐसे बाह्य एयर कंडीशनिंग उपकरण हैं वो अगर किसी संरचना या वनस्पति के द्वारा ढाक लिए जाते हैं तो इनका ऊष्मा हस्तांतरण बाधित होता है। इसलिए इस तरह के जो कंडेंसर और कूलिंग टावर जैसे बाह्य उपकरण होते हैं वो खुली हवा में मुक्त ऊष्मा हस्तांतरण की स्थितियों में लगाने चाहिए। इन पे धूल और दूसरे परागकण भी नहीं इकट्ठे होने चाहिए। इन्हें समय समय पे साफ रखकर हम ऊर्जा दक्षताओं को बढ़ा सकते हैं। एक भवन या परियोजना के संभावित स्थल के नजदीक ही बुनियादी ढांचागत सुविधाएं होनी चाहिए। साइट के नजदीक जल की आपूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए, सीवेज ट्रीटमेंट का सिस्टम होना चाहिए, रेल और रोड के नेटवर्क भी साइट के साथ कनेक्शन रखने चाहिए। साइट के पास चिकित्सा, शिक्षा और दूसरी जो बुनियादी ढांचागत सुविधाएं होती हैं वो भी नज़दीकी होनी चाहिए। अगर ऐसी बुनियादी ढांचागत सुविधाएं नहीं होंगी तो भवन निर्माण के
खर्चे भी बढ़ सकते हैं और बाद में परिचालन और रखरखाव की लागतें भी काफी अधिक होंगी। एक हरित भवन या परियोजना वाणिज्यिक उपयोग की है, संस्थागत गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होने वाली है, तो ऐसे हरित भवन में कार्य करने वाले कार्मिकों के लिए भंडारण की लॉकर व्यवस्था, चेंजिंग रूम की सुविधा, रेस्ट रूम, भवन या परियोजना के अंदर साइकिल की रेक, साइकिलों को रोकने के लिए स्थान, सार्वजनिक परिवहन के साधनों तक पैदल चलकर पहुंचने की सुविधा और सभी तरह के पर्यावरण हितकारी जो परिवहन के साधन हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग और दूसरी कम प्रदूषणकारी ईंधन की व्यवस्थाएं उपलब्ध होनी चाहिए। एक हरित भवन या परियोजना के लिए खुली जगह का उपयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है। हरित इमारतों में खुली जगह का जो आकार और स्थितियां होती हैं वो स्थानीय भवन निर्माण के जो उपनियम हैं या जोनिंग आवश्यकताएं हैं उनसे अधिक मात्रा के रखे जाते हैं और इस तरह के खुले स्थानों को इस तरह से विकसित किया जाता है कि वो प्राकृतिक पर्यावरण को अधिक संरक्षित करे और भवन के अंदर के कामकाजी माहौल को ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक और खुशनुमा बनाए। एक हरित भवन परियोजना में स्टॉर्म वाटर के कंट्रोल, तूफानी जल के नियंत्रण की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है। अतिवृष्टि से जो तूफानी जल का बहाव बनता है उसे नियंत्रित करने, जल से संगत प्रदूषणों को कम करने के लिए हरित भवन परियोजना में लैंडस्केपिंग हेतु उपयुक्त सिंचाई तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। पानी के बहाव के बीच में पारगम्य रास्ते बनाए जाते हैं जहां से जल भूमि के अंदर जा सके। जल को संग्रहण करने और पुनः उपयोग में लाने की प्रणालियां बनाई जाती हैं ताकि जल संरक्षण के साथ साथ जल से होने वाले प्रदूषण प्रभावों को भी नियंत्रित किया जा सके। एक शहरी आवासीय स्थितियों में सीमेंट कंक्रीट के भवन और डामर और तारकोल से बनी हुई सड़कें अधिकांश क्षेत्र भाग को जब घेर लेती हैं तो ये सभी आकृतियां सूर्य विकिरण को अवशोषित करके बाद में पुनः उत्सर्जित करके आसपास के ताप स्थितियों को अधिक कर देती है। भवन के कार्य व्यवहार में सुख साधनों के रूप में बहुत सारे ऐसे विद्युत उपयंत्रों का भी इस्तेमाल किया जाता है जो अपने लॉसेज की हीट को भी सराउंडिंग में एमिट करते रहते हैं और ऐसी स्थिति में आवासीय स्थितियों के नजदीक ताप में ग्रामीण हरित क्षेत्रों के बजाय अधिक वृद्धि हो जाती है, जिसे ताप द्वीप प्रभाव कहते हैं। और इन्हें रोकने के लिए हम भवनों के बीच में पेड़ों की हरियाली की छाया का इस्तेमाल कर सकते हैं। छतों के ऊपर हरियाली को विकसित कर सकते हैं। जो ऊर्ध्वाधर दीवारें हैं उन पे भी हरियाली बनाई जा सकती है और इस तरह की हरियाली वाली छतें या अच्छे प्रकाश उत्सर्जक हल्के रंगों से बनाई हुई छतें ऊष्मा का अवशोषण कम करती है और भवन के अंदर तापद्वीप प्रभाव भी कम हो जाते हैं। तो हम बाहरी परिदृश्य में वनस्पति रख के उपयुक्त प्रकार की शेडिंग करके छतों पर हरियाली बनाकर और बढ़िया उत्सर्जक सतह का इस्तेमाल करके तापद्वीप प्रभाव को कम रख सकते हैं। एक भवन या परियोजना के लिए स्थल का चयन करते समय लागत पर भी विचार करना जरूरी है। एक परियोजना की व्यवहार्यता के लिए और वित्तीय सामर्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए जिस स्थल पर परियोजना का निर्माण हो रहा है वहां प्रति इकाई क्षेत्रफल क्या लागत है इसका मूल्यांकन करना जरूरी है। अगर हम किसी भवन या परियोजना को प्रमुख सड़कों के नजदीक अच्छी पहुंच के साथ बनाना चाहते हैं तो वहां भूमि का वाणिज्य मूल्य अधिक हो सकता है, लेकिन ऐसे स्थल की व्यावसायिक क्षमता भी बढ़ जाती है और ऐसे स्थल शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स जैसी व्यावसायिक संस्थानों की स्थापना के लिए अधिक उपयुक्त रहेंगे। जब हम किसी भूमि की कीमत का मूल्यांकन करते हैं तो शहर में भविष्य में किस तरह की वृद्धि और विकास की प्रवृत्तियां रहेगी उन पैटर्न्स को भी समझना जरूरी रहता है। कुछ भूमि स्थल की विशिष्ट कारक भी भवन या परियोजना के लिए स्थल के चयन में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमें स्थल की जो आकृति है, वहाँ जो दृश्य प्रभाव है, मिट्टी की जो गुणवत्ता है और हवाओं की प्रवाह दिशाएं हैं, इन सब पर विचार करना चाहिए। चयनित स्थल की बाढ़, भूकंप, भूस्खलन या चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के साथ कैसी संवेदनशीलता है इसका भी मूल्यांकन करना चाहिए और अगर ऐसी प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन या चक्रवात से प्रभावी स्थल का चयन करना बाध्यकारी है तो हमें उचित डिजाइन और सुरक्षा उपाय भी अपनाने चाहिए।
जब हम किसी भवन या परियोजना के लिए स्थल का चयन करते हैं तो चयनित स्थल के लिए भूमि का स्वामित्व विवादित नहीं होना चाहिए और ऐसा चयनित स्थल सभी प्रकार के भार से मुक्त होना चाहिए। ये भी जांच कर लेनी चाहिए कि चयनित स्थल टुकड़ों में नहीं है, कहीं पे गिरवी नहीं रखा गया है, किसी अदालत में विवाद के अधीन भी नहीं है। जब हम किसी भवन या परियोजना के लिए स्थल का चयन करते हैं तो हमें चयन करते समय सभी प्रकार की जो बाधाएं संभावित है, चाहे वो भौतिक, सामाजिक या पर्यावरणीय किसी भी रूप की हो, इन बाधाओं को न्यूनतम होना चाहिए। भवन या परियोजना के लिए स्थल का चयन करते समय सभी निचले और पानी के भराव वाली, जल भराव वाली या बाढ़ की आशंका वाली क्षेत्रों से बचा जाना चाहिए। ऐसे निचले क्षेत्र का चयन भी नहीं करना चाहिए जहां खतरनाक ठोस अपशिष्ट डाल दिए गए हैं जो स्वास्थ्य के लिए हितकारी नहीं है। अगर किसी निचले स्थान पर साधारण मलबा, निर्माण या विध्वंस से निकले हुए अपशिष्ट और गैर विषैले हानि रहित सामग्रियों से भराव किया गया है तो ऐसी निचली लो लाइंग एरियाज में स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी की योजना बनाते हुए भवन या परियोजना के लिए चयन किया जा सकता है। ऐसे निचले स्थान जहां जल भराव या बाढ़ की संभावना नहीं है या जल भराव और बाढ़ को हम नियंत्रित कर सकते हैं तो ऐसे लो लाइंग एरिया को हम पार्किंग, स्टोरेज इत्यादि के लिए बेसमेंट के रूप में डिज़ाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं और परियोजना की लागत घटाने और लाभ बढ़ाने में इस तरह की स्थल आकृति का उपयोग किया जा सकता है। तो हम समझ सकते हैं कि किसी भवन या परियोजना के लिए उपयुक्त स्थल का चयन करते समय बहुत सारे कारकों का अध्ययन जरूरी है। इन सभी जानकारियाँ भवन और पारिस्थितिकी के संबंध में हमारा ज्ञान, समझ और विशेषज्ञता एक अच्छी स्थल के चयन में जरूरी है। उम्मीद है इस रोचक ज्ञानवर्धक लर्निंग वीडियो की मदद से किसी भी हरित निर्माण परियोजना के लिए स्थल का चयन किन कारकों के साथ किया जाता है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। एक हरित भवन के साथ पर्यावरण दुष्प्रभाव कम रखने, सामुदायिक संबंध सुधारने, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने जैसे अनेक कारक स्थल के चयन को प्रभावित करते हैं। अगर आपको हमारा ये शिक्षण कार्य पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। हमारी इसी प्लेलिस्ट की दूसरी लर्निंग वीडियो और दूसरी प्लेलिस्ट की वीडियो भी ज्ञानवर्धक और उपयोगी हैं जिन्हें भी आप देख सकते हैं। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।